ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन स्किलटेल एजुकेशन। और मैं आशीष बचवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में स्टैंडर्ड 7 में हिस्ट्री में। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर फर्स्ट चैप्टर आपने नहीं देखा तो पहले उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, जहां पे हमने हिस्ट्री में जो भी चेंजेस हुए वो हमने देखे। अब हम हिस्ट्री में यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में कि कौन कौन से राजा महाराजा जो थे इंडिया में आके गए, उनके टाइम में कौन कौन सी सिस्टम्स फॉलो होती थी और उनके टाइम में क्या क्या काम होते थे, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो स्किलटेल एजुकेशन आपको सीखने की आज़ादी देता है, जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट में सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो होती है, जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स होती है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि यूपीएससी, जीपीएससी, आईपीएस, आईएएस, जो बड़ी बड़ी पोस्ट कलेक्टर, कमिश्नर के लिए आप अप्लाई करते हो, तो उसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। तो स्किलटेल एजुकेशन आपको बेस क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा। सो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। सो किंग्स एंड किंगडम्स में आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कि पहली चीज कौन कौन से राजा जो थे, चक्रवर्ती राजा थे या जो भी छोटे बड़े राजा थे, उनके समय में कामकाज कैसे होता था ना, कि वो किस तरह से काम करते थे, उनके आसपास में जितने भी लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था। तो हम पार्ट 1 में इसी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कोई मान लो कि कोई एक राजा ने एक राज्य पे पूरा का पूरा अपना कब्जा रखा हुआ है, तो उस राज्य में वो कौन कौन सी सुविधाएं अपने लोगों को दे रहा है ना। जैसे हम लोग बात करें, अभी हम लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। हमने डेमोक्रेसी के बारे में 6th में पढ़ा था पॉलिटिक्स में। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने में से किसी एक इंसान को लीडर की तरह सिलेक्ट करते हैं और वो फिर 5 साल तक क्या करता है, हमारे लिए काम करता है। तो राजा का भी एक अपना कर्तव्य होता है कि उसको जो भी टैक्स से इनकम मिल रही है, उस इनकम का इस्तेमाल, उन पैसों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कितना कर रहा है। जैसे रोड बनाना, खेती के लिए सिंचाई प्रोवाइड करना, या फिर हमने देखा था इरिगेशन प्रोवाइड करना। सिमिलरली हमने देखा था कि जो गरीब हैं उनको खाना प्रोवाइड करना, स्कूल्स वगैरह बनाना। ये पहले राजा के कर्तव्य होते थे। और साथ ही साथ अगर कोई पड़ोसी राज्य जो है उन पे हमला करे तो उससे जितने भी राज्य के राज्यवासी हैं उनका रक्षण करना, ये उनका बेसिकली काम होता था। ये हमने अकबर बीरबल की कहानियां या फिर मूवीज वगैरह में देखा हुआ है, तो उससे आपको ज्यादा पता होगा। अब बेसिकली हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हम लोग देख लें कि किंग्स एंड किंगडम्स का एक अलग ही जरिया है, एक अलग ही इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले हम देखें तो सबसे पहले होते थे समानतास। अब समानतास क्या होते हैं, मतलब सबसे छोटे छोटे राजा, जिनके छोटे छोटे रजवाड़े होते थे, उनका बहुत बड़ा राज्य नहीं होता था। ओके, तो छोटे छोटे राज्य, आसपास में जो राज्य होते थे, जिनके राजा महाराजाओं का जो इलाका है बहुत बड़ा नहीं होता था। 500, 1000, इतने 2000, 3000 जितने थोड़े बहुत सैनिक होते थे, थोड़े बहुत हाथी होते थे, और छोटा सा एक राज्य होता था, उसे हम लोग कहते थे समानतास। द सबऑर्डिनेट ऑफ द किंग, जो ये ज्यादातर क्या होते थे, बड़े राजाओं के मित्र होते थे, है ना। एक बड़ा सा राजा है, उनके छोटे छोटे मित्र हैं 2-3, जिनका अपना एक राज्य है छोटा छोटा, है ना। इनके ऊपर अगर हमला हो जाए, ये छोटे छोटे जो राजा हैं इनके ऊपर हमला हो जाए, तो इनको मदद कौन करेगा, ये बड़ा राजा मदद करेगा। तो ये जो छोटे छोटे राजा होते थे ना, ये बड़ा राजा है, इनका ये छोटा राजा है। तो ये जो छोटा राजा है ना, जो बड़े राजा के साथ रहता था, जैसे हम लोग वजीर वगैरह कह सकते हो, बट ये अलग इनका राज्य होता था, उसे हम समानतास कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट ऑफ किंग और ओवरऑल हु यूज्ड टू ब्रिंग द गिफ्ट फॉर देयर किंग और ओवरलॉर्ड्स, मतलब कि एक इंसान जो अपने राजा के लिए तोहफे लेकर आता है, राजा को बहुत प्यार करता है, राजा की सुरक्षा भी करता है और राजा के ज्यादातर समय तक साथ रहता है, ऐसे इंसान को हम लोग क्या कहेंगे, समानतास। तो ये कौन है बेटा हमारे लिए, किंग। और ये कौन है, अब इसे मंत्री कह सकते हो, एक वफादार सैनिक कह सकते हो, या फिर इसको पहले के जमाने में समानतास कहा जाता था। ठीक है, इसे आप सैनिक भी समझ सकते हो। अब समानता के बाद महासमानतास। तो समानता मतलब छोटे छोटे लोग जो राजा को सपोर्ट करते हैं। महासमानता और महामंडलेश्वरा। तो समानता हु गेन द पावर। अब मान लो कि कोई एक राजा है, राजा की डेथ हो गई, है ना। जैसे मैंने अभी बताया था कि किंग था, किंग के साथ एक समानता था, तो उसका मित्र भी था, उसको मदद भी करता था, उनको गिफ्ट भी प्रोवाइड करता था, है ना। अब किसी वॉर में किसी रीजन की वजह से इस किंग की डेथ हो गई, अब किंग का कोई बेटा बेटी नहीं है, तब उस पूरे राज्य को कौन संभालेगा, उसका उत्तराधिकारी या उनका जो मित्र था, समानता। तो किसी रीजन से इस समानता की क्या होगी बेटा, पावर बढ़ गई।
उसकी संपत्ति बढ़ गई, तो उसकी पावर बढ़ गई, उसकी संपत्ति बढ़ गई, ये राजा की डेथ हो गई, तो ये समानता क्या हो जाएगा, महामंडलेश्वरा या महासमानता। जब तक इस राज्य को कोई राजा नहीं मिल जाता, जब तक इस राज्य के ऊपर किसी राजा का हक नहीं हो जाता, तब तक पूरे राज्य को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी बेटा, महासमानता की होगी या महामंडलेश्वरा की। तो समानता, एक राजा है, राजा के साथ एक छोटा सा वजीर है, वजीर क्या करता है, राज्य को संभालेगा, राजा के ऑर्डर्स मानेगा, और किसी वॉर में किसी रीजंस की वजह से या तबियत खराब हो जाने की वजह से राजा की डेथ हो गई, और राजा को कोई बेटा बेटी नहीं है, या राजा की बेटा बेटी में बहुत ही छोटे हैं जो राज्य को संभालने के लिए कैपेबल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो उनके वजीर थे, जो उनके सबसे विश्वास वाले इंसान थे, जो समानता, उस राज्य को संभालने की कोशिश करेंगे जब तक उस राज्य को कोई राजा नहीं मिल जाता। तो वो जो इंसान टेम्पररी टाइम के लिए राज्य को चलाता है उसे महासमानता या फिर महामंडलेश्वरा भी कह सकते हैं, है ना। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और अ रीजन, वो क्या करेगा, अपने आप में एक अपना राज्य संभालेगा और उसके ऊपर काम करेगा, है ना। अब क्या होगा, महामंडलेश्वरा के ऊपर क्या होगा, महाअधिराजा, है ना। महाअधिराजा मतलब कि किंग। अब महामंडलेश्वरा चला गया, राज्य को राजा मिल गया, ऐसा राजा जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो उसे महाअधिराजा कहेंगे। सबसे पहले समानता, समानता से आप क्या बन गए, आपकी संपत्ति बढ़ गई, पावर बढ़ गया, अब थोड़े ऊपर लेवल आए तो महासमानता। अब आपको पता चला कि इस राज्य को कोई राजा मिलने वाला नहीं है, आप अकेले ही बचे हो इस राज्य के ऊपर, तो आप मतलब कि वो महासमानता खुद क्या बन जाएगा, उस राज्य का किंग। तो ये फर्स्ट स्टेप, समानता से वो बना महासमानता, और महासमानता से वो क्या बन गया इंसान बेटा, किंग बन गया। आप सबने बाहुबली देखी होगी ना, तो ये उसके तरह जैसी स्टोरी है। तो उसमें किंग जो बन गया, उस किंग को हम लोग क्या कहेंगे, महाअधिराजा। अब महाअधिराजा क्यों कहेंगे उसको, किंग को हिंदी में महाअधिराजा कह सकते हो, पर महाअधिराजा के पास 4 तरह के लोग काम करते हैं, जो उनके क्या होते हैं बेटा, सेवक, जो उनके ऑर्डर मानते हैं और उनके कहने पे जान भी दे देते हैं, है ना, जो एक तरह का राजा ही है। तो एक समानता, महाअधिराजा के लिए कौन काम करेगा बेटा, सबसे ऊपर महाअधिराजा, उसके पास भी एक समानता, वो अपने काम के लिए एक सेवक रखेगा, सारा काम तो वो अपना कर नहीं सकता, तो वो समानता। दूसरा, राजा को क्या चाहिए बेटा, टैक्स। राजा को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, पैसे चाहिए। राजा को और क्या चाहिए, फूड चाहिए, खाना चाहिए, और खाना कौन देगा, फार्मर्स देगा। अगर राज्य में अच्छी खेती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर राज्य में अगर फार्मिंग नहीं हो रही, खेती नहीं हो रही, तो राजा को क्या होगा, इनसिक्योरिटी होगी। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था बेटा, राजा है ना, खेती बाड़ी करके जितना भी अनाज इकट्ठा करते थे ना, उसको संभाल के रखते थे, ताकि कभी वॉर हो जाए या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बारिश नहीं हुई, तो उस खाने का इस्तेमाल अपनी जनता को और अपने राज्यवासियों को खिलाने के लिए कर सके। तो वो फूड को स्टोर करते थे इनडायरेक्टली। तो जो फूड स्टोरेज था ना, वो इतना होना चाहिए कि वो 4-5 साल तक नहीं तो बट कम से कम 3 साल तक तो चले ही चले। तो उनका एक पिलर हो गया समानता, मतलब ऐसा इंसान जो उनका भरोसे वाला है। दूसरा, फार्मर, जिसे हम लोग पेशेंट्स भी कहते हैं, है ना, जो खेती करता है, ऐसा इंसान जो, अगर मानो कि राज्य में फार्मर्स ही नहीं है, खेती बाड़ी ही नहीं हो रही, तो राजा को डर रहेगा, है ना, कि उसको किसी और की शरण लेनी पड़ेगी, किसी और राज्य की बात माननी पड़ेगी जिस राज्य में खेती ज्यादा होती है। ओके, तो पेशेंट्स उनका सेकंड पिलर था जो इनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक में ऐड करते हैं। नंबर 3, राजा के पास होते थे ट्रेडर्स। ट्रेडर्स किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। आपने आपके आसपास देखा होगा बेटा कि दूध वाला भैया जो होता है ना, वो क्या करेगा, कहीं और से गांव से दूध लेकर आएगा और उसमें 2-4 रुपए ऐड करके आपको दूध बेचेगा, तो वो क्या हो गया, ट्रेडर। ऐसे वो ट्रेडिंग करता है, चीजों को बेचता है, और उसके बदले में वो गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करता है, टैक्स। तो राजा को भी ऐसा बेनिफिट होता था कि बाहर के राज्य के लोग अलग अलग चीजें लेकर आ रहे हैं राज्य में, उन चीजों को वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, और उसके बदले में राजा उनसे क्या वसूल कर रहा है, कर वसूल कर रहा है, मतलब कि टैक्स कलेक्ट कर रहा है। ओके, तो पहला पिलर राजा के लिए कौन हो गया बेटा, समानता, जो उनका सबसे खास आदमी होता था। दूसरा हो गया फार्मर, जो उनको खेती प्रोवाइड करते थे, अनाज प्रोवाइड करते थे। नंबर 3, ट्रेडर्स, जो उनको पैसे मतलब कि टैक्स प्रोवाइड करते थे। ये 3 पिलर। और सबसे नंबर 4, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करते थे बेटा, ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते थे, सेवा करवाते थे, यज्ञ करवाते थे,
किताबें लिखते थे राजा महाराजाओं के जीवन पर, कि राजा ने कोई 4-5 युद्ध लड़े हैं, ये राजा बहुत ही वीर हैं, ओके, तो उनके ऊपर संस्कृत में हिंदी में किताबें लिखते थे, ग्रंथ बनाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ा, वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे और उन मैन्युस्क्रिप्ट को क्या करते थे, संभाल के रखते थे ताकि आने वाला फ्यूचर जनरेशन जो है उसको पढ़े और उनको पता चले कि ऐसा कोई राजा था जो बहुत ही पैसे वाला था, बहुत ही शूरवीर था, बहुत ही अच्छा एक योद्धा था। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको महाअधिराजा बनाती है, मतलब कि बाकी राजाओं से कंपेयर में एक अलग राजा बनाती है। ओके, तो 4 चीजें, समानता, पेशेंस, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स, मतलब कि ब्राह्मण। ये 4 पिलर हैं किसी भी महाअधिराजा के या फिर किसी भी महान राजा के। सेकंड में अगर हम बात करें इसके आगे, चक्रवर्ती राजा, जो महाअधिराजा से थोड़ा ऊपर होता है। जैसे आपने चक्रवर्ती अशोका के बारे में सुना होगा, अशोका चक्रवर्ती राजा है, राजा जो थे सम्राट अशोक। तो चक्रवर्ती राजा जो ऐसा होता है जिसको तीनों चीजों पे, तीनों दुनिया पे अपना हक जमाने आता हो। ये तीन वर्ल्ड कौन से हैं? तो ऐसा कहा जाता है आकाश, पाताल और धरती, मतलब कि अर्थ। या फिर हिंदी में कहा जाता है कि भूमि, स्वर्ग और नर्क, मतलब तीनों लोक पे उसका राज चलता हो, या फिर वो सबसे महान राजा हो जिसकी गणना स्वर्ग में भी होती हो। राजा भगवान जो थे, इंद्रदेव जो थे या बाकी जितने भी भगवान थे, उनकी पूजा करते हो, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हो। जैसे आपने रावण के बारे में सुना होगा, है ना, तो वो तीनों लोकों में जितने भी 3 लोक है हमारे, ओके, स्वर्ग लोक, नर्क लोक और पृथ्वी लोक, तो तीनों लोकों में वो महान राजा माने जाते थे। ओके, तो ऐसे राजा को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? चक्रवर्ती राजा या त्रिभुवन राजा, त्रिभुवन या चक्रवर्ती कहा जाता है। इसमें से एक थे रावण, और आप यहाँ पर देख सकते हो अशोका सम्राट, वो भी एक चक्रवर्ती राजा थे, है ना। ऐसे एक सीरियल भी आती थी टीवी पे, उसमें से मैंने ये इमेज ली हुई है, तो आप देख सकते हो उसको। ओके, तो ये जो चीजें हैं, सबसे पहले बेटा हमने पढ़ी समानता, समानता के बाद हमने पढ़ा महासमानता, महासमानता के बाद थर्ड हमने पढ़ी, क्या पढ़ा हमने? थर्ड महाराजा या फिर महामंडलेश्वरा, और उसके बाद हमने पढ़ा 4 नंबर में चक्रवर्ती राजा। ओके, चक्रवर्ती बनना बहुत ही साधारण इंसान का काम नहीं है, बहुत ही मेहनत लगती है और उसके लिए बहुत सारा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ओके, तो 4 चीजें हमने पढ़ी इस चैप्टर में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम चलें, तो यहां पे मैंने ना सीक्वेंस में अरेंज करके रखा है डायनेस्टी को, या फिर जो राजा रजवाड़े होते थे उनको। सबसे पहले सबसे बड़े कौन होते थे बेटा? त्रिभुवन या फिर चक्रवर्ती। उसके बाद महाराजा या महाअधिराजा, उनसे छोटे महामंडलेश्वरा या फिर महासमंता भी कह सकते हो। 4th नंबर पे समानता, एंड 5 नंबर्स पे सबसे छोटे पर ऐसे इंसान जो बिग लॉर्ड थे, योद्धा थे, वॉरियर्स थे, ब्राह्मण थे, सैनिक थे, जितने भी गांव वासी हैं, इन सबको हम लोग 5th नंबर पे ऐड कर सकते हैं। तो आई होप सो कि यहाँ पे क्लियर हो गई कि हमारी जो डायनेस्टी थी पहले के जमाने में, जो हमने 4 डायनेस्टी अलग अलग पढ़ी थी, शूद्रश, ब्राह्मण, वैश्य एंड क्षत्रिय, उसके हिसाब से अगर हम किंग एंड लॉर्ड्स के जितने भी पार्ट हैं उसको अगर हम अलग करें उनकी संपत्ति के अकॉर्डिंग, तो 5 पार्ट होते हैं। ओके, सबसे ऊपर चक्रवर्ती राजा और सबसे नीचे सैनिक और जितने भी लैंडलॉर्ड, मतलब कि जमींदार। लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है? जमींदार, जिसके पास खेती करने के लिए जमीन हो, जो व्यापार वगैरह करता हो, ऐसे इंसान को हम लैंडलॉर्ड या फिर जमींदार भी कहते हैं। तो मजा आ रहा है पढ़ने में? अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो एक स्लाइड छूट गई। अब यहाँ पे है ना हम लोग पढ़ रहे हैं दांती दुर्ग नाम के, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अच्छा, आप लोग घर पे पूजा वगैरह करते हो, किसकी पूजा करते हो? भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हो, भगवान शिव जी की पूजा करते हो, माँ जगदम्बा की पूजा करते हो, या फिर अगर आप इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हो तो आप अल्लाह में बिलीव करते हो। पर एक ऐसा इंसान भी था जो इन सब में बिलीव नहीं करता था, वो बिलीव करता था ब्रह्मांड में। वो ऐसा मानता था कि ये जो ब्रह्मांड जो है ना, ये पूरा विश्व जो है, ये पूरी दुनिया जो है, यही भगवान है ना। इन्हीं से ही हमारा क्या हुआ है बेटा? उत्पत्ति हुई है, मतलब उन्हीं में से बने हैं। आपने सुना होगा कि अग्नि, वायु, आकाश, जल, धरती, इन सब में से इंसान बनाया हुआ है, मिट्टी, इन सब से ही मिलकर हम लोग बने हुए हैं। तो एक ऐसा राजा था जो कहता था कि जो ब्रह्मांड है, जो पूरा विश्व है, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो वो थे दांती दुर्ग।
क्या नाम था उनका? दांती दुर्ग। और कौन सी डिनेस्टी से बिलोंग करते थे? चालुक्य डिनेस्टी। ओके, ये राष्ट्रकूटा से बिलोंग करते थे और इनका जो राष्ट्रकूटा डिनेस्टी मैंने यहाँ पे दिखाया बेटा, इनका राजपाट इतने इलाकों में होता था, मतलब ये साउथ इंडिया या मिडल इंडिया कह सकते हो, अभी का महाराष्ट्र, एमपी, ओके, तो नीचे जितने भी तमिलनाडु वगैरह है उसको इंक्लूड कर सकते हो। ये जो इलाका है ये राष्ट्रकूटा डिनेस्टी का था। और वो जो परंपरा है, धर्म को फॉलो करते थे, वो जो पूजा करते थे, उस पूजा को हम कहते थे हिरण्यगर्भ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे गोल्डन वॉर्म भी कहा जाता है। इसके ऊपर गूगल पे आप पढ़ोगे, कम से कम ये आपका 1 घंटे का टाइम ले लेगा समझने में ही गोल्डन वॉर्म क्या होता था। बट सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, गोल्डन वॉर्म मतलब कि एक ऐसा मंदिर या फिर एक ऐसी जगह जहां पे पूजा की जाती हो विश्व की, है ना, जहां पे दांती दुर्ग जी थे वो पूजा करते थे विश्व की, ब्रह्मांड की चीजों की, नदी पर्वत जितनी भी चीजें उनको साक्षी मानकर, उनको अग्नि के सामने रखकर उनकी पूजा करते थे। और वो मानते थे कि जो विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों यही है जिन्होंने दुनिया की रचना की है। और जितनी भी चीजें आप लोग देख रहे हो धरती पे, यही कुदरत है और यही भगवान है, इसके सिवा कोई भगवान नहीं है। ऐसा गोल्डन वॉर्म या फिर हिरण्यगर्भ में कहा जाता था। क्लियर हो गया? हिरण्यगर्भ मतलब कि एक तरह की ऐसी पूजा जहां पे जो हमारा यूनिवर्स है ना, इंग्लिश में लोग यूनिवर्स कहते हैं, जो हमने सोलर मंडल में पढ़ा था, उस यूनिवर्स की पूजा होती है। हम अगर बेसिकली साइंटिफिकली अगर इस चीज को हम समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह का धर्म का हिस्सा है। ओके, पहले ऐसी पूजा होती थी और आज भी शायद कुछ लोग करते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो और कुछ तरह के लॉर्ड्स थे जिसकी भी पूजा होती थी, जिसमें एक राज्य है कडम्बा। कडम्बा मयूरशमनम, ये बहुत ही लंबा नाम है, साउथ इंडिया में कुछ ऐसे नाम होते हैं। कडम्बा, मयूरश शर्मन एंड गुर्जरा प्रतिहरा, हरिचंद्र, ओके, और ब्राह्मण्स बर्थ यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू एस्टैब्लिश देयर किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान। अब देखो ये लोग क्या करते थे बेटा, ये जो राजा है कडम्बा के मयूरशमारन, यहाँ पे ये कडम्बा मैंने दिखाया हुआ है उस टाइम का। ज्यादातर ये राजा क्या करते थे, पूजा वगैरह ज्यादा करते थे और अपना राज्य बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य के ऊपर अपनी आर्मी लेकर हमला करते थे। ओके, उनके ऊपर डायरेक्ट हमला करते थे। वहां के राजा और आसपास के जितने भी लोग होते थे, सेना उनको मार देती थी और पूरे राज्य को हड़प लेते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। उसमें से 2 उन्होंने नाम बताया है यहाँ पे, कर्नाटका और राजस्थान। ओके, कर्नाटका और राजस्थान के जो किंगडम्स हैं इनको इन्होंने जीता था। ओके, और कडम्बा के जो राजा थे, नाम दिए हुए हैं 3 अलग अलग राजाओं के, उन्होंने ये काम किया था और ऐसे उनके पास बहुत ही मजबूत आर्मी होती थी, ऐसा कहा जाता है। क्लियर है? किसी चीज में समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत कि पहले के जमाने में हमने देखा राजा महाराजा होते थे, उनके पास 4 सबसे बड़े पिलर होते थे जो उनके काम करते थे। बट उन राजा महाराजाओं के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो छोटा बड़ा काम करते थे, जैसे कि खेती बाड़ी हो गई, है ना, कैटल कीपर्स, कैटल रियरिंग हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 6 में, भेड़ बकरियां पालना, चरवाना, है ना। फिर कुछ ऐसे होते थे आर्टिशियंस, पेंटर्स होते थे, या फिर कुछ होते थे जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बना दिए, कुछ सोनार या लोहार होते थे जिनको हम आर्टिशियंस कह सकते हैं। तो ये सारे मेन इंसान होते थे बेसिकली हर एक विलेज में, जो नॉर्मल लाइफ जीते थे, बेसिक लाइफ जीते थे, जिनको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती थी। वो खाना पीना खाते थे, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे, थोड़ा बहुत पैसा वगैरह कमाते थे और राजा पर डिपेंड हो जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि खेती बाड़ी करना, आर्टिशियंस थे, कैटल कीपर्स थे, तो ये लोग नॉर्मली फीडर्स थे, मतलब कि जो राजा पे डिपेंडेंट थे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और राजा को इन सबसे क्या मिलता था, रेंट मिलता था या फिर टैक्स मिलता था। ज्यादातर ये लोग अर्निंग करते थे और राजा को क्या प्रोवाइड करते थे, रेंट प्रोवाइड करते थे। अब रेंट कैसे देते थे, आपने सुना होगा पहले के जमाने में किसी फार्मर ने क्या किया कि 100 kg वीट ग्रो किया, उस 100 kg वीट ग्रो में से में 10 kg या 20 kg जो वीट है वो किसको दे देते थे, किंग को दे देते थे, राजा को प्रोवाइड करते थे। तो आउट ऑफ 100 kg जो 10 kg और 20 kg उन्होंने किंग को दे दिया, इससे आप एज ए रेंट या फिर एज अ टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये चीजें थी जो पहले के जमाने में राजा लेते थे हर एक फार्मर से। अगर कोई कैटल रियरिंग मतलब करता है या फिर किसी का कोई पूरा फ्लावर गार्डन है तो उनके वहां से फूल आ जाते थे थोड़े बहुत, है ना। किसके घर पे बहुत सारी 1500 2000 गाय भैंस हैं तो उनसे वहां से थोड़ा बहुत दूध आ जाता था।
ओके अगर कोई व्यापारी है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई लोहार है, कोई सोनार है, तो उनसे घर से थोड़ा बहुत सोना आ गया, तो एज अ टैक्स वो हर एक से कुछ ना कुछ कलेक्ट करते थे और उसका इस्तेमाल करके वो राज्य का व्यापार बढ़ाते थे और राज्य के अंदर बहुत सारी सुविधाएं भी लोगों को देते थे। कौन सी सुविधाएं देते थे? जैसे कि गवर्नमेंट हमें अभी जितनी सुविधाएं देती है, ये सारी सुविधाएं, कुछ ना कुछ सुविधाएं तो पहले के जमाने में लोगों को मिलती थी। जैसे कि एजुकेशन, मतलब कि पढ़ाई लिखाई करवाना, सुरक्षा देना, रास्ते बनवाना, ओके, पीने के लिए पानी प्रोवाइड करना, ओके। तो ये बेसिक चीजें थी जो सारी की सारी चीजें राजा अपने लोगों को प्रोवाइड करते थे उनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए। दूसरे थे ब्राह्मण। ब्राह्मण को हम प्रशस्ति भी कहते थे। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ब्राह्मण, जो पूजा पाठ करवाते हैं, उसे प्रशिष्ट कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं। मतलब ऐसे जैसे कि अगर आप मुझे कोई स्टोरी सुना रहे हो और मुझे कह रहे हो कि सर आप इसको हिंदी में लिखो, तो मैंने सुन ली, अब मैंने उसको हिंदी में अपनी भाषा में लिखकर अच्छी तरह से आपको मैंने दी, तो मैं ब्राह्मण हो गया। तो पहले ऐसे ब्राह्मण होते थे जिनको लिखना पढ़ना आता था। तो प्रशस्ति वेयर कंपोज टू लर्न बाय द ब्राह्मण्स द प्रेज ऑफ रूलर्स। तो जो राजा महाराजा थे उनको कहते थे कि भाई आप हमारी लाइफ के ऊपर कोई स्टोरी लिखो या फिर कोई श्लोक लिखो। क्या लिखो? कोई श्लोक लिखो। ऐसा श्लोक लिखो कि लोगों को सिखाया जाए, लोगों को उसका मतलब बताया जाए और उनमें से कोई अच्छी बात, कोई सीख समझ के बाहर आए और लोग उस सीख को समझें और अपने जीवन में उसको उतारें। ओके, तो ऐसी प्रशस्तियां, अलग अलग श्लोक्स राजा के द्वारा लिखे जाते थे। ओके, राजा लिखते थे, राजा भी बताते थे लोगों को और ब्राह्मण भी लिखते थे। It used to despite the rulers as a valiant and the victorious warrior। कभी कभी राजा महाराजा अपनी युद्ध की लड़ाइयां भी लिखवाते थे और उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया, उनकी लाइफ कैसी रही, वो भी लिखवाते थे ब्राह्मणों से। और बदले में ब्राह्मणों को क्या मिलता था? एज अ रिवॉर्ड ब्राह्मण को क्या मिलता था? एक जमीन का टुकड़ा मिलता था, है ना, कुछ गाय भैंस बकरियां मिलती थी, कुछ खाना अनाज मिलता था। ऐसे वो इनको रिवॉर्ड भी देते थे। जैसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? दक्षिणा। देखो आपके घर पे पूजा होती होगी तो आप ब्राह्मण को दक्षिणा देते हो, कुछ पैसे देते हो, कुछ कपड़े देते हो। वैसे ही पहले के जमाने में जो राजा महाराजा यज्ञ विधियां करते थे, यहाँ राजाओं के वहां पे अगर कुछ काम कर दिया, राजा खुश हो गए तो मोतियों की माला दे दी, कुछ सोना दे दिया, कुछ गाय भैंस दान में दे दी, है ना, गौशाला में ओपन करवा के दे दी। तो ऐसे ब्राह्मणों को बहुत सारी मदद प्रोवाइड होती थी। ऐसे ही एक राइटर हैं जो बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिसे हम कहते हैं कालिदास। ये 10th में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, 10th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक पूछा गया था। ये बहुत ही फेमस बुक है। काल्हण ने, इनका नाम है काल्हण, मैं हिंदी में लिख देता हूं। ओके, काल्हण्स लॉन्ग पोएम इन द संस्कृत रिकॉर्डेड द हिस्ट्री ऑफ अ किंग। किसकी किंग? कौन सा किंग था? कश्मीर का राजा था। कश्मीर के राजा के ऊपर संस्कृत में पोयम लिखी थी काल्हण ने, और ये पहली ऐसी बुक थी संस्कृत में लिखी हुई भारत की जो बहुत ही फेमस हुई। और इस बुक का नाम था रासतरंगिणी। क्या नाम था बेटा बुक का नाम? रासतरंगिणी। आपकी बुक में नहीं है बट इसको याद रखना है। काल्हण ने एक बुक लिखी थी, पोयम थी उसके अंदर संस्कृत में, जो कश्मीर के राजा के ऊपर लिखी हुई थी, जिसका नाम था रासतरंगिणी। और ये भारत की पहली बुक मानी जाती है, संस्कृत बुक जो किसी राजा पे लिखी गई हो। ये यूजुअली यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्स। और काल्हण ने क्या किया था ऐसी बुक्स को लिखने के लिए? काल्हण क्या करते थे? वो अलग अलग सोर्स का इस्तेमाल करते थे। किसी इंसान को पूछ लिया, कोई बुक पढ़ ली, है ना, कोई पुराने जमाने का इंस्क्रिप्शन पढ़ लिया, डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, कोई अगर जिंदा हो उस जमाने का तो उससे बात कर ले कि राजा का व्यवहार कैसा था, उनके जमाने के कॉइन्स, उनके जमाने के बर्तन, कपड़े, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, समझा और फिर उसके बारे में बुक लिखा। तो इन्होंने जो भी लिखा है ये ज्यादातर सच है, कोई गलत चीज नहीं है। ये रिसर्च बहुत करते थे काल्हण। काल्हण की बुक का नाम था रासतरंगिणी, द सेगास ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर। ये किस स्टेट के ऊपर लिखी गई है? कश्मीर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काल्हण ने कश्मीर के राजा के ऊपर संस्कृत में एक पोयम लिखी थी जिस बुक का नाम है रासतरंगिणी। क्या नाम है उसका? रासतरंगिणी। तो ये रासतरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सेकंड, अगर हम बात करें कनौज की, कनौज एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन राजा लड़ते थे इस जगह के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी। कनौज कहां पर है? यूपी में है बेटा। कहां पर है? यूपी में है, गंगा वैली के पास। ये बहुत ही अच्छी जगह होती थी, बहुत ही फेमस जगह होती थी उस टाइम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा होता था। तो यूपी के आसपास गंगा नदी के किनारे कनौज करके एक छोटा सा राज्य हुआ करता था जो बहुत ही समृद्ध होता था। वहां पे खेती बहुत अच्छी होती थी। और इस छोटे से राज्य को पाने के लिए कितने राजाओं ने प्रयास किया बेटा? एक नहीं, दो नहीं, किंतु
तीन तीन राजाओं ने ट्राई किए, जिसे हम कहते हैं ट्राइपेड स्ट्रगल। क्या कहते हैं? ट्राइपेड स्ट्रगल। ओके, यहाँ पे तीन अलग अलग राजा थे, एक थे गुजराती, गुर्जरा, प्रतिहरा, दूसरे थे राष्ट्रकूटा एंड तीसरे थे पाला डिनेस्टी। तो पाला डिनेस्टी, राष्ट्रकूटा एंड गुर्जरा, देखो मैंने यहाँ पे तीनों को कंबाइन किया है, यहाँ पे छोटा सा एक राउंड लगाया हुआ है। ये रहा गुर्जरा ग्रीन कलर में, ये रहा राष्ट्रकूटा और ये रहा पाला। तीनों को कंबाइन करके मैंने एक राउंड बनाया हुआ है। ये तीनों ज्यादातर कोशिश करते थे कि कनौज हमें मिल जाए, कनौज पे हमारा राज हो, कनौज हमारा इलाका हो। ओके, और ये तीनों ज्यादातर इनके बीच में बहुत सारे युद्ध भी हुए। तो ये इंपॉर्टेंट जगह है कनौज, ये रहा गुजरात, ये रहा राष्ट्रकूटा और ये रहा पालास। ओके, तो क्लियर हो गया। इससे हम क्या कहते थे? ट्राइपेड स्ट्रगल। क्या कहते थे? ट्राइपेड स्ट्रगल। तो ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। अब क्या होता था कि राजा महाराजा है ना, अपने पैसे को, अपनी संपत्ति को छुपाने के लिए कुछ तो करते थे। क्योंकि क्या होता था कि मानो कि एक राजा बहुत ही पैसे वाला है और किसी और राजा ने हमला कर दिया, वो राजा मर गया, तो ये पैसा कहाँ जाएगा? इस पैसे को कौन संभालेगा? तो ज्यादातर राजा महाराजा इन पैसों को छुपाने के लिए मंदिर बनवाते थे। और ज्यादातर ये मंदिर कहाँ पाए गए हैं? साउथ इंडिया में। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है कि राजा ने पूरा सोने का मंदिर बनवाया हो। कैसा? सोने का। हाँ, इसका लाइव एग्जांपल आपको साउथ इंडिया में मिल जाएगा। एक ऐसा मंदिर है जहां पे 1 नहीं 2 नहीं पर 7 सोने के दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से अभी तक कितने दरवाजे खुले हुए हैं? सिर्फ 6 या 5। अभी भी 2 बड़े बड़े दरवाजे बंद हैं, जिसके पीछे बहुत सारा सोना छिपा है, ऐसा कहा जाता है। तो जो रूलर्स थे, अपनी जितनी भी संपत्ति थे उसको छुपाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? मंदिर का इस्तेमाल करते थे। और मंदिर पे ही ज्यादातर किसी राज्य में क्या होता था बेटा? अटैक। अगर कोई मान लो कि ए राजा है, उसको बी राजा के ऊपर अटैक करना है, तो ज्यादातर वो बी राजा के राज्य पे हमला करेंगे, बट उस राज्य के मंदिर पे हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर मंदिर के नीचे एक छुपा रास्ता बनाया जाता था और उसके नीचे बहुत सारा सोना दबाया जाता था, सोना छुपाया जाता था। आपने बहुत सारी ट्रेजर हंट की मूवियां देखी होगी, खजाना छुपाया जाता था, खजाने के ऊपर आपने बहुत सारी मूवियां देखी होगी, है ना। तो जो खजाना जो है छुपाया जाता था, इसलिए छुपाया जाता था ताकि इमरजेंसी के समय में अगर कोई राजा भागना चाहे तो उस खजाने को लेकर भाग सके, या फिर वो भागने के बाद कुछ सालों बाद वापिस आए तो उसको वो खजाना मिले, कोई लूट ना ले उसको, इसलिए वो खजाना छुपा के रखते थे। तो ज्यादातर जो राजा थे उनकी जो सीक्रेट बातें पता चल जाती थी तो उसी राज्य पे हमला हो जाता था और खजाना लूट लिया जाता था। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है गुजरात का। क्या पता है किसी को गुजरात का कौन सा मंदिर जो है इसको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 बार लूटा गया है? कितनी बार लूटा गया है? 7 बार लूटा गया है। और उसको लूटा किसने है? सुल्तान मोहम्मद गजनी, या फिर इसको सुल्तान मोहम्मद गाजी भी कहते हैं। तो सुल्तान मोहम्मद गाजी एक अच्छे खासे रूलर थे। किस जगह के रूलर थे बेटा? अफगानिस्तान के रूलर थे। 997 से लेके 1030 तक इन्होंने रूल किया सेंट्रल एशिया और ईरान के इलाकों पे। जितना ग्रीन दिख रहा है ना बेटा, ये इलाका था सुल्तान मोहम्मद गजनी का, बहुत बड़ा इलाका था। अब तो इसके अंदर अराउंड 6 से 7 कंट्रियां अलग अलग हो चुकी है, जिसमें इंडिया का भी कुछ हिस्सा था। आप देख सकते हो दिल्ली और राजस्थान, सिंध जो पाकिस्तान। तो ये कुछ इलाके थे जिसके ऊपर मोहम्मद गजनी का राज था। मोहम्मद गजनी क्या करता था? राज करता था इस इलाकों के ऊपर। और ज्यादातर ये क्या करता था? बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी जानकारी के किसी भी राज्य के ऊपर सीधा हमला, उस राज्य को लूट लो और भाग जाओ। लड़ाई करने का, राजा को बात समझने का वक्त ही नहीं मिलता था। जैसे मान लो राजा कोई खाना खा रहा है और अचानक किसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया, राजा कपड़े वपड़े पहने तलवार लेके लड़ने के लिए जाए, तब तक तो वो लूट के चले जाते थे। मतलब एक तरह का लुटेरा था, ऐसा आप कह सकते हो। तो ऐसा मोहम्मद गजनी ने कौन से मंदिर को 7 बार लूटा? किसी को पता है? जी हाँ, वो एक ही मंदिर था गुजरात में जिसको 1 नहीं 7 बार लूटा गया, और वो था सोमनाथ। सोमनाथ का पूरा मंदिर सोने का बना हुआ था और मोहम्मद गजनी ने उसको 7 बार लूटा था। कितनी बार? 7 बार या उससे भी ज्यादा। पर उस मंदिर में इतना सोना था कि वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 बार लूटने के बाद थका नहीं, और उसके लूट के ले जाने के बावजूद भी मंदिर में सोना रहा था। तो सोचो, जिस राजा ने सोमनाथ मंदिर बनवाया होगा उसने मंदिर में कितना सोना रखा होगा कि एक ही इंसान एक ही मंदिर को 7 बार लूटे, थक जाए, लेकिन सोना खत्म नहीं हो रहा। तो इतना उसने लूटा इस राज्य के जो मंदिर है सोमनाथ को। आज भी ये कहानी आप सोमनाथ मंदिर में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी, जहां पे सोमनाथ मंदिर की ये सिचुएशन थी।
बहुत सालों पहले, और अभी तो बहुत अच्छी खासी सिक्योरिटी और अभी तो बहुत खासा अच्छा सा डेवलपमेंट हो चुका है और अभी भी मंदिर को सोने का बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मोहम्मद गाजी था जिसने सोमनाथ को 7 बार लूटा था। टास्क ऑफ द डे की तरफ हम लोग आ गए हैं। आज तुम्हारा टास्क क्या है बेटा? आज आपको यही चीज बतानी है और रिसर्च करना है सुल्तान मोहम्मद गाजी पे। तो सुल्तान मोहम्मद गाजी कौन था, उसने सोमनाथ को किस तरह से लूटा, और सवाल अब भी यही है कि सोमनाथ मंदिर में इतना सारा सोना आया कहां से, कौन से वो राजा थे जिन्होंने इतना सारा सोना रखा उस मंदिर में जो इनसे भी कहीं रीच थे, और मोहम्मद गाजी ने 7 बार लूटने के बाद 8वीं बार प्रयास क्यों नहीं किया, उसने इस मंदिर को क्यों नहीं लूटा, और उस मंदिर की क्या कहानी है, ये आपको रिसर्च करनी है गूगल पे। तो थैंक यू सो मच। स्किल्ड एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। कोई भी किसी भी तरह का किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।